मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग्स अपग्रेड कर दी हैं और फिच ने यूएस की रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी। ये कौन लोग हैं जो रेटिंग्स दे रहे हैं और इससे फर्क क्या पड़ता है, बात करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप वापस अपने स्कूल के दिनों में जाइए तो आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे और सबको टेस्ट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अज्यूम कीजिए। तो किसी को क्या ग्रेड, किसी को क्या। बस ऐसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। इस क्लास में स्टूडेंट्स की जगह है, आप इमेजिन करिए, कंट्रीज, और सबको रेटिंग मिल रही है बाय डिफरेंट बॉडीज लाइक एस एंड पी, मूडीज या फिच। ये तीन बड़ी रेटिंग्स एजेंसी हैं और इनसे कैसी न्यूज आती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं इन्हें मानना है या ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। फिच रेटिंग्स में टॉप पर 9 कंट्रीज हैं जिनके पास ट्रिपल ए रेटिंग है, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज शामिल हैं। यूएसए भी फिच की रेटिंग्स में ट्रिपल ए हुआ करता था, बट रिसेंटली उन्हें डाउनग्रेड करके ए प्लस रेटिंग में डाल दिया गया है। अब ये ए प्लस भी काफी अच्छी रेटिंग है, कंसिडरिंग ये रेटिंग्स डी तक जा सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये टॉप मोस्ट रेटिंग नहीं है। यूएस की गवर्नमेंट ये भी नहीं बोल सकती कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि फिच यूएसए की ही फर्म है। फिच की ही तरह एक और रेटिंग्स एजेंसी एस एंड पी है। उन्होंने यूएसए की रेटिंग 2011 में पहली बार डाउनग्रेड की थी। इस रेटिंग्स डाउनग्रेड के मल्टीपल रीजंस हैं जो फिच ने रिपोर्ट्स में बताया भी है। सबसे मेन जो दो रीजंस हैं जो आपस में रिलेटेड भी हैं, फर्स्ट इज राइजिंग गवर्नमेंट डेफिसिट एंड सेकेंडली वेरी हाई डेट लेवल्स। कोविड के बाद से अपनी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को संभालने के लिए यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए, अपने सिटीजन्स को फ्री स्टिमुलस चेक्स भी भेजे, फ्री मनी। इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े ताकि बोरोइंग कम हो। लेकिन जो फ्री मनी प्रिंट किया था, दरअसल वो फ्री होता नहीं है, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स सेल करती है। और गवर्नमेंट कितने बॉन्ड्स सेल कर सकती है, इसकी भी एक लिमिट होती है जिसे डेट सीलिंग कहा जाता है। रिसेंटली यूएस ने अपनी डेट सीलिंग बढ़ाई, यानी एक तरह से अपने बॉन्ड्स सेल करने की लिमिट बढ़ाई। अब इन बॉन्ड्स को खरीदने वालों को यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे आउट करती है। चाइना, जापान, यूके, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा यूएस बॉन्ड्स हैं। और इन कंट्रीज को बॉन्ड्स के बदले यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। इस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाने का मतलब है सॉवरेन डिफॉल्ट, जो यूएस कभी सपने में भी नहीं कर सकता। तो इतनी कहानी के बाद अगर वापस अपनी फिच की रेटिंग्स पर आए, तो उनके हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू करके अपनी बोरोइंग बहुत बढ़ा ली है। और इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पेमेंट में उस बोरोइंग का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पर्सनल लोन ले लिया है। अब वैसे तो फिच की रेटिंग्स अभी भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन होता यही है कि जिन कंट्रीज की रेटिंग्स अच्छी होती नहीं होती हैं, उनके बॉन्ड्स उतने ही ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। क्यूरियोसिटी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया ने फिच को ट्रिपल बी रेटिंग दी हुई है। लेकिन हमारे लिए भी जो अच्छी खबर थी वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई। वैसे मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन अच्छी खबर तो अच्छी खबर है। ये रेटिंग्स एजेंसी नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रेटिंग्स एजेंसी क्या मेथड यूज करती हैं, क्या ये दोनों न्यूज सिमिलर हैं इंडिया और यूएस की, या कुछ और भी इसमें अलग गेम है, इसी सब पर और डिटेल देंगे अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे कि जो फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है और मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग बढ़ाई है, ये क्या है, क्या ये सेम है, अलग अलग है? तो ये दोनों, सबसे पहले ये चीजें अलग अलग है। जो फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग कम की है, मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेटिंग बढ़ाई है। अब ये होता क्या है, क्यों ये रेटिंग दी जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका क्या असर पड़ता है, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की, जो कि फिच ने यूएस की कम की है, कि ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। अब ये क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कंपनीज को और देश को, किसी भी कंट्री को और किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। अब ये रेटिंग क्यों दी जाती है? अब सपोज कीजिए कि जब आप लोन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपका सिबिल चेक किया जाता है। सिबिल इसको ये बताता है कि आपकी एक क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कि आप जब आप लोन लेते हैं तो आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहता है पेमेंट का,
तो उस हिसाब से आपको अलग अलग क्रेडिट सिबिल स्कोर मिलता है। मैक्सिमम 900 रहता है। और आपकी जिस तरह की क्रेडिट रेटिंग है, आपका जिस तरह का पास परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे सिविल में आपका स्कोर आता है, उस बेसिस पे आपको लोन मिलता है। अब जब कोई भी देश या कोई भी कंपनी पैसा लेने जाती है मार्केट से, तो उनको भी क्रेडिट रेटिंग की जरूरत है कि कोई भी अगर बोरोवर है वो आपको पैसा दे रहा है, तो उसके पास भी कुछ आधार होना चाहिए कि किस आधार पे दे आपको पैसा, आपकी क्या क्रेडिट रेटिंग है, आपको पास परफॉर्मेंस कैसा था, आपकी अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी है, और आपका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो अलग अलग क्रेडिट एजेंसी होती है। ऐसी कई क्रेडिट एजेंसी से जो क्रेडिट रेटिंग देती है, बट जो दुनिया की 3 टॉप की क्रेडिट एजेंसी है वो है फिच, S&P और मूडीज। ये काफी एक विश्वसनीय क्रेडिट एजेंसी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग पे काफी भरोसा किया जाता है, और कंपनीज और देश इनके पास जाते हैं कि हमें हमारी क्रेडिट रेटिंग दो, इस आपकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पे हम मार्केट से पैसा उठाएंगे। अब ये क्रेडिट रेटिंग दी कैसे जाती है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जनरली ये ट्रिपल A से स्टार्ट होती है और D तक जाती है। ट्रिपल A मतलब बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है। आपका जो अभी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और D में सिंपल मतलब डिफॉल्ट, कि आपकी जो कंट्री वो डिफॉल्ट है। जैसे कि शुरू इंट्रोडक्शन ने कहा कि जैसे US ने बॉन्ड सेल कर करके मार्केट से पैसा उठाया है। तो जब बॉन्ड मैच्योर होते हैं और उस समय आप और लोन ली रीपे नहीं कर पा रहे, यानी हमने डिफॉल्ट किया है। जैसे हमने पीछे कुछ महीने पहले न्यूज़ में सुना था कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया है, हमारे पड़ोसी देश ने, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। तो ये डिफॉल्टर है, इनकी क्रेडिट रेटिंग होगी D में। अब ये क्रेडिट रेटिंग डिसाइड कैसे की जाती है? इसके कई फैक्टर्स होते हैं। पहला, कि आपने कितना मार्केट से बोरो किया हुआ है, आपके देश ने कितना बोरो किया हुआ है, कितना आपने लोन मार्केट से उठाया हुआ है अलग अलग सोर्सेज से। और दूसरा, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, यानी आपकी कंट्री की इनकम कितनी है और आप उससे कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये पास रिकॉर्ड कैसा है फिस्कल डेफिसिट का। और दूसरा, कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन कैसा है, आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो आपकी जो सरकार की जो रेवेन्यू होता है, जो सरकार की इनकम होती है, वो कैसी आ रही है, उसका आउटलुक क्या है। और जो आप पैसा, आप जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू कहाँ खर्च कर रहे हैं, और जो आपने मार्केट से बोरोइंग की है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये इस आधार पे ये जो रेटिंग एजेंसी से रहती है, ये किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को रेटिंग देती है। जैसे कि बताया कि ट्रिपल A सबसे हाईएस्ट होती है और D सबसे मिनिमम होती है। इस आधार पे हर कंट्री को अलग अलग क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है, कि आपकी इनकम कैसी है, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, और आप आपकी जो इनकम है उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस आधार पर रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग एजेंसी रेटिंग के साथ साथ आउटलुक भी देती है। आउटलुक कैसे होता है? पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। यानी अभी तो आपकी रेटिंग सपोज कीजिए कि AA+, है, बट आगे जाके आपका आउटलुक कैसा दिख रहा है। अगर किसी कंट्री को किसी भी रेटिंग एजेंसी ने AA+ और साथ में पॉजिटिव आउटलुक दिया है, यानी इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल तो आपकी रेटिंग AA है, बट आपके पास स्कोप है कि आप जिस तरह से आप चल रहे हैं कि आपकी रेटिंग बढ़ भी सकती है। जो AA+ है वो ट्रिपल A भी हो सकती है। अगर AA+ न्यूट्रल दिया है किसी भी रेटिंग एजेंसी ने किसी कंट्री की रेटिंग, यानी कि आपकी अभी आगे जाके आने वाले कुछ सालों में जाके ये चांसेस नहीं है कि आपकी रेटिंग बढ़े या कम हो, जो ट्रिपल है वो ट्रिपल A ही रहेगी। अगर ट्रिपल A नेगेटिव दिया हुआ, AA+ नेगेटिव अगर किसी कंट्री की रेटिंग है, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी तो आपकी ट्रिपल A है, बट अगर आपने आपके देश में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं की, फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं की, तो आपकी रेटिंग नीचे डाउनग्रेड भी हो सकती है। तो इस आधार पर रेटिंग दी जाती है कि आपका, जिसमें बताया कि परफॉर्मेंस है, उस पर अलग अलग रेटिंग दी जाती है। अब इस रेटिंग का फर्क क्या पड़ता है? आप जब मार्केट में बोरोइंग, आप मार्केट से पैसा लेने जाते हैं, उधार लेने जाते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं अलग अलग मीडियम से, जैसे कि आप बॉन्ड्स इशू करते हैं, डायरेक्ट लोन लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से। तो आपकी रेटिंग देखी जाती है कि आपकी रेटिंग कैसी है। आपकी रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपको उतनी आसानी से लोन मिलेगा। हम जैसे कंपेयर करें आपके सिबिल स्कोर से, कि आपका आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको जल्दी लोन मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर सपोज कीजिए 800 के ऊपर है, तो आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा, आपको लोन जल्दी सेंक्शन होगा, जल्दी प्रोसेस होगा, जल्दी सेंक्शन होगा। तो अगर आपकी जितनी अच्छी रेटिंग उतनी जल्दी आपको लोन लोन मिलेगा। दूसरा, आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है।
आप आईएमएफ से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, या बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो उस जो बॉन्ड आपने इशू किया है उस पर कितना आप इंटरेस्ट आपके जो इन्वेस्टर्स है उसको पे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रेटिंग कितनी है। आपकी जितनी अच्छी रेटिंग, आपको उतने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, और आपकी जितनी खराब रेटिंग रहेगी आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे सिविल स्कोर में भी रहता है कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको हो सकता है आपको बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, और आपका सिविल स्कोर ज़्यादा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। आपने अगर आप कहीं किसी बैंक में लोन देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप कई बैंक से प्रोडक्ट रहते हैं, सिविल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिसमें ये रहता है कि अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 810 से ज़्यादा है तो आपको स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। तो ये फायदा होता है रेटिंग का कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी रहती है तो आपको जल्दी आसानी से लोन मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। जैसे जैसे आपकी रेटिंग कम होती है तो उस हिसाब से आपका लोन जो आप मार्केट से पैसा उठाओगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जैसे कि शोएब ने कवर किया था कि फिच, ये तीन रेटिंग एजेंसी है, फिच, मूडीज और S&P। इसके पहले अमेरिका की 2011 में S&P ने रेटिंग कम की थी। उस समय डबल ए स्टेबल आउटलुक से उन्होंने रेटिंग की थी, AA+ कर दी थी। अब जाके फिच ने की है, यानी अभी तक का जब से ये क्रेडिट रेटिंग का जब से ये देना चालू किया कंपनी ने, उस हिस्ट्री में तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब यूएस की क्रेडिट रेटिंग कम हो रही है। अब इस शोएब ने इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि जो उसका मेन कारण है कि एक तो डेट यूएस ने जितना उठाया है वो एक काफी बड़ा रीजन था। जैसे कि जो पोस्ट कोविड जितनी अमेरिका लोन उठा रहा था उससे अब डबल हो गया है। इसका नंबर मैं बताऊं तो $31 ट्रिलियन की अभी डेट सीलिंग है जो अमेरिका की है, कि अमेरिका 31 ट्रिलियन का अमेरिका पे उधार है आज के समय में। और ये पोस्ट कोविड से डबल हो गया है ये नंबर पिछले 3-4 साल में। तो यही एक 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 मेजर ये कारण है कि फीच की रिपोर्ट है आप पढ़ेंगे उसमें एक जो मेजर कारण ये दिखता है कि जिस तरह से वहाँ पे एक लोन बढ़ गया है उस वजह से उनकी रेटिंग कम हुई है। अब बात करते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने जो इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड करा है, ओवरवेट किया है, अब ये क्या है। अभी हमने बात की क्रेडिट रेटिंग की। अब जो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग बढ़ाई है, इन्वेस्टमेंट रेटिंग बढ़ाई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है, जो बड़े बैंक है चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, JP मॉर्गन चेस हो, ये हर कंट्री को रेटिंग देते हैं कि ओवरवेट है, अंडरवेट है, या इक्वल वेट है। इस आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंट्री में कितना इन्वेस्ट करना है। और जो दूसरे FIIs हो गए या दूसरे इन्वेस्टर हो गए वो भी देखते हैं कि इन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बैंक है इन्होंने इस कंट्री को कितनी रेटिंग दी हुई है, उस वजह से हम इन्वेस्ट करेंगे। अब ये रेटिंग होती कैसी है, सपोज कीजिए कि मॉर्गन स्टैनली है, उनके पास 100 रुपए है। अब वो 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हमारे पास 100 रुपए है, तो हम 30 रुपए सपोज कीजिए कि हम चाइना के मार्केट में लगाएंगे, 20 रुपए हम ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में लगाएंगे, बाकी के 20 रुपए हम इंडिया के मार्केट में लगाएंगे, और बाकी के और दूसरे जो 20 रुपए है वो हम यूरोपियन मार्केट में लगाएंगे, और बाकी के जो 10 रुपए बचे हम किसी दूसरी मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस इस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो अलॉटमेंट करते हैं कि हमें हमारे पास जितने हाथ में पैसे हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंट्री में इन्वेस्ट करना है, किस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। उस तरफ से ये एक पोर्टफोलियो डिजाइन की जाती है। अगर किसी कंट्री को ओवरवेट बोल रहा है, जैसे मॉर्गन स्टैनली इंडिया को ओवरवेट बोल रहा है, तो इसका ये मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो में जो अलोकेशन कर रखा है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का, वो जैसे कि सपोज कि 20 रुपए था 100 में से, पर अब ये 20 रुपए से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज कि 25 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने इंडिया की रेटिंग ओवरवेट कर दी है। अब ये ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि जहाँ पे इनको जिस कंट्री में जितना पोटेंशियल दिखता है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छा करेगी और हमें जो हमारे पैसे जो इन्वेस्ट किया है उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि आप भी इसे कभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास जितने भी इन्वेस्ट करने की पैसा है, तो आप ये प्लानिंग करते हुए कि नहीं मुझे इतना पैसे में मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना पैसे एक FD में इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना एक पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब आपको लगता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे गोल्ड में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। उसी तरह से जो इन्वेस्टर बैंकर्स रहते हैं वो भी ये देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है उनको, किस कंट्री में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस कंट्री के मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, वहाँ पे ये ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग अपग्रेड की है, इंडिया की अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो रेटिंग है
उन्होंने अंडरवेट किए, और चाइना और ताइवान की जो कि ओवरवेट रेटिंग थी, उनको इक्वल वेट कर दिया है। इक्वल वेट मतलब जैसे कि मैंने बताया था पहले कि अपने असेट जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंट्री के एलोकेशन करते हैं कि हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जितना पैसा एलोकेट किया था अब उतना ही पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इक्वल वेट रेटिंग है। अब इंडिया की इन्होंने रेटिंग क्यों अपडेट की है मॉर्गन स्टैनली ने? तो मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि अगर अब इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है उनको, वो इंडिया में दिख रहा है। उनका कहना है कि जो चाइना की पर कैपिटल जो कैपिटल इनकम है वो 12,700 USD चाइना की पहुंच गई, हो इंडिया की अभी भी $2,500 पर कैपिटल इनकम है। अगर हम यहाँ से देखें कि इंडिया में अब ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, पर कैपिटल इनकम इंडिया की ज्यादा बढ़ेगी। और उसी तरह से उन्होंने उन्होंने बताया कि अगर ये पूरा देखे देखे आने वाले 10 साल देखे, तो उनका जो अनुमान है कि ऑन एन एवरेज जीडीपी इंडिया और चाइना की कितनी रहेगी। तो चाइना के लिए उनका जो अनुमान है कि एवरेज औसतन चाइना की जीडीपी आने वाले 10 साल तक 3.9% से ग्रो करेगी, और इंडिया की ऑन एन एवरेज जीडीपी 6.5% से ग्रोथ करेगी। तो इंडिया के मार्केट में उनको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, कि इंडिया के पास ग्रोथ के लिए एक ज़्यादा स्कोप है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ की है, अब उनमें एक ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक 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 जो गैप थी, एक एक डेवलप कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी गैप कवर कर ली है। अब ज़्यादा उनके पास ग्रोथ करने का पोटेंशियल नहीं बचा है। अब जो बारी है, उनका कहना है मॉर्गन स्टैनली का कि इंडिया की है, इंडिया में अभी भी काफी पोटेंशियल है। हम चाइना से कंपेयर किया है इन्होंने पर कैपिटा जीडीपी में, चाइना की 12,700 पर कैपिटा इनकम है, और इंडिया की अभी $2,500 ही पर कैपिटा इनकम है। तो इंडिया के पास स्कोप ज्यादा है। अब इस रेटिंग अपग्रेड का इंडिया को क्या फायदा होगा? अगर आपकी रेटिंग अपग्रेड होती है, जैसे मैंने बताया मॉर्गन स्टैनली काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, अगर वो अगर अपने पोर्टफोलियो में इंडिया के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना था उसका अलोकेशन बढ़ाती है, तो उसका दूसरे इन्वेस्टर पे भी असर पड़ता है। दूसरे एफआईएस वो जो इन्वेस्टर है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में सोच रहे हो या एफडीआई के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस रेटिंग की बढ़ने की वजह से इंडिया में और पैसा आए, चाहे वो एफआईएस के थ्रू आए या एफडीआई के थ्रू आए, तो बाहर से आपके मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा। ये रेटिंग अपग्रेड इस रेटिंग अपग्रेड की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि ये रेटिंग अपग्रेड की तो आगे भी रहेगी। जैसे कि क्रेडिट रेटिंग की हमने बात की थी, फिर जैसे क्रेडिट रेटिंग डिसाइड की जाती है कि आपकी कंपनी की इकोनॉमी की सेहत कैसी है, उसी आधार पे ये रेटिंग भी अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये भी कम ज़्यादा करते रहते हैं। ओवरवेट किया है, अगर उनको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल अगर इंडिया में कम है या कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसको कम भी कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड्स जो होती हैं वो एक बड़ा ही गजब का कंसेप्ट है, क्योंकि वो यूजुअली इन्वर्स चलता है एज कंपेयर टू बोरोइंग के। तो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बहुत बढ़ गई, और उसकी वजह से काफ़ी सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे मार्केट में से पैसा उठा के यूएस की बॉन्ड में भी लगा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी देखा जाए तो एक इन्वर्स रिलेशन की जैसी हमने बात की थी, वो इससे दर्शाता भी है कि कहाँ हमारा एक इन्वेस्टमेंट रेटिंग हमें अपग्रेड कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सी जो फर्म्स होती हैं, एफआईआईज जिन्हें कहते हैं, वो अपना पैसा उठा के यूएस के बॉन्ड्स खरीद रही हैं, क्योंकि वहाँ की यील्ड एकदम से बढ़ गई। तो काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक है। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।